यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिराओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, कुछ लोगों का ये मानना है कि गर्मी के मौसम में रोग या बीमारियां कम होती हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि गर्मी के मौसम में ही जो हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि जीवाणु या कीटाणु मर गए होंगे, लेकिन ऐसा उनकी ये भ्रांतियां हैं। गर्मी के मौसम में ही कई तरह के रोग और बीमारियां पशुओं में हो जाया करती हैं, जिससे कि पशुओं की उत्पादन से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसका आज हम आपको इसके निदान के बारे में जानकारी करवाएंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आलोक सिंह, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में पशु चिकित्सा विभाग में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर आलोक सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों और किसान भाइयों को जोहार। डॉक्टर आलोक सिंह जी, अभी आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती तपती गर्मी से सबका हाल बेहाल है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, सभी लोग छाया ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को छाया मैसर नहीं हो पा रही है। और ऐसे में रोग और बीमारी भी बढ़ रही है। और खासकर पशुओं को, दुधारू पशुओं की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी दुधारू पशुओं को हो रही है। तो सबसे पहले आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि पशुओं में उत्पादन से संबंधित बीमारियां क्या हैं। ये आपने बहुत अच्छा पूछा। हम ये बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि उत्पादन से संबंधित बीमारियों से का कहने का तात्पर्य ये है कि जब पशु गर्भावस्था में होता है तो उसका एक संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल से कहने का मतलब ये है कि उस पशु के ब्याने के 3 सप्ताह पहले से लेकर 3 सप्ताह बाद का जो समय होता है वो संक्रमण काल का समय होता है। और इस दौरान जो बीमारियाँ होती हैं उनको उत्पादन से होने वाली बीमारियाँ समझा जाता है। तो ये तो उत्पादन से संबंधित बीमारियों के बारे में आपने बताया। अब उत्पादन से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं? हाँ, अब हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि उत्पादन से संबंधित जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें सबसे पहले आती है दुग्ध ज्वर है, दूसरी है गर्भावस्था की विषाक्तता, तीसरी बीमारी हो गई थनैला, चौथी बीमारी अगर कहा जाए तो लहूमूत्र, और पांचवी बीमारी हो गई कीटोसिस की, और छठी बीमारी हो गई डाउनस काउ सिंड्रोम। ये कुछ 6 बीमारियां हैं जो प्रमुख रूप से किसान भाई देखते होंगे कि उनके पशुओं में पाई जाती हैं, उत्पादन से संबंधित बीमारियां। डॉक्टर साहब, अभी आपने पशुओं में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया, और सचमुच आजकल बीमारियों का जो नाम है एक लंबी कतार होती जा रही है, और किसी के लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पशुओं को कौन सी बीमारी हो गई है। और इसके लिए सीधे फिर आप जैसे जो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनके तरफ रुख करना पड़ता है, फिर उनसे सलाह लेना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है कि पशु को कौन सी बीमारी हो गई है, फिर तब उसका इलाज होता है। तो इसे एक ठो आपसे बात बीच में पूछ रहे हैं, इतनी बीमारियों का जो आपने नाम बताया, इससे कोई तुरंत कोई ऐसी तो पशुओं पर परेशानी तो नहीं आ सकती है या खतरा हो सकता है? देखिए, इसमें खतरा और उसके संबंध में जो आपने बताया, बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो उत्पादन काल की जो बीमारियां होती हैं इनसे क्या होता है कि भाई उनका पशु का उत्पादन कम हो जाता है। होता क्या कि किसान भाई जो जानवर को आप पालते हैं, पशुपालन करते हैं, वो इस उद्देश्य के साथ पशुपालन करते हैं ताकि उन्हें 4 पैसे की आमदनी हो। बिल्कुल। अगर उनका पशु बीमार हो गया और उसका उत्पादन घट गया तो उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी तरह से दूध
की प्राप्ति नहीं हो पाती और उनको आय अर्जित नहीं हो पाती है। तो ये एक समस्या आती है किसान भाइयों के सम्मुख में। मैंने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो दूध का उत्पादन होना चाहिए वो दूध का उत्पादन घट जाता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा किया था दुग्ध ज्वर के बारे में, तो दुग्ध ज्वर क्या होता है, ये किन किन पशुओं में होता है, इसके बारे में भी हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को आप बताएं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उत्पादन काल से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें दुग्ध ज्वर एक प्रमुख बीमारी मानी जाती है। ये बीमारी में क्या होता है कि शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से जानवर अस्वस्थ हो जाता है। तो दुग्ध ज्वर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुग्ध ज्वर वो अवस्था है शरीर की जिसमें शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या उसमें पशुओं में उत्पन्न हो जाती है। ख़ास तौर से ये जो समस्या है ये गाय और भैंसों में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए देसी गायों की अपेक्षा ये संकर नस्ल की जो गाय होती है उनमें इसकी समस्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। और वो गाय जिनका उत्पादन अधिक, जो दूध अधिक मात्रा में देती हैं, उनमें इस बीमारी के होने की संभावना अधिक मात्रा में पाई जाती है। डॉक्टर सिंह, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि दुग्ध ज्वर की अवस्था में पशुओं में कौन कौन सा लक्षण दिखने को पड़ता है? देखिए, जब आपका जानवर दुग्ध ज्वर से ग्रसित हो जाएगा तो उसमें जो प्रमुख लक्षण दिखेंगे वो ये है कि सबसे पहले तो वो एकदम गुमसुम सा खड़ा रहेगा। दूसरी बात है उसका जब आप तापक्रम या टेम्परेचर जिसको बोलते हैं नापेंगे तो उसको सामान्य से कम टेम्परेचर पाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि छाती के बल पे जानवर अपने छाती के बल पे हमेशा लेटा रहेगा, छाती के बल पे लेट जाएगा और अपने गर्दन को मोड़ के अपने पेट की तरफ देखता रहेगा। इसके अलावा होता क्या है कि जब ये बीमारी अगली अवस्था में पहुंच जाती है, जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, जैसे किसान भाई नहीं ध्यान दे पाए, सोचे कि जानवर आज ऐसे ही लेट गया है, नहीं ध्यान दे पाए, तो जब 2-3 दिन अधिक हो जाते हैं तो इसकी अवस्था आगे बढ़ जाती है। उन अवस्थाओं में क्या देखा गया है कि जानवर पेट के बल पे लेट जाता है, अपने चारों पैर फैला लेता है और काफ़ी बेचैन सा दिखता है। ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं दुग्ध ज्वर से जो ग्रसित जानवर हैं उनमें देखने को। साथ ही हाँ, उसके दूध की उत्पादकता भी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से जब इस तरह के रोग हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, तो स्वतः लक्षण तो साफ साफ सामने दिख जाएगा। और ऐसे में आप ये बताइए कि यदि इस तरह की अवस्था हो जाए तो उस समय किसान भाइयों को क्या किसी पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस समय भी आपको ऐसा लगे कि आपका पशु किसी भी प्रकार से स्वस्थ अवस्था से कुछ डिफरेंट या भिन्न कुछ प्रदर्शित कर रहा है तो आप तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि पशु चिकित्सक से संपर्क करने से क्या होगा कि आपका जानवर सही समय पे उसका निदान हो सकेगा और जिससे आपकी उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी। दुग्ध ज्वर से ग्रसित पशु का उपचार किस तरह से किया जाए, कैसे करें, इसके बारे में भी हमारे झारखंड के किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जैसे कि हमने बताया आपको पहले ही कि दुग्ध ज्वर की जो समस्या होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसलिए इस बीमारी से जो ग्रसित जानवर है उसका उपचार भी करने के लिए सबसे पहले हम कैल्शियम इन्फ्यूज़ करते हैं उसके अंदर, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में होता है कि आप जैसे गांव में जाएं तो किसान भाई कहते हैं कि हमने आज अपने जानवर में पानी चढ़वाया, तो उसी को कहते हैं कि कैल्शियम का इन्फ्यूज़न चढ़ाया जाता है जानवर के अंदर। दूसरी बात, इसके अलावा कैल्शियम के इंजेक्शन्स आते हैं, वो भी दिए जाते हैं। चूँकि कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कैल्शियम को कमी को बाहर से पूर्ण किया जाए और उसके अंदर कैल्शियम के इन्फ्यूज़न किया जाता है, कैल्शियम का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ दवाएँ होती हैं, जैसे कैलबजेल है, एक हमने उदाहरण बताया इस औषधि का। ये औषधि होती है कि जिसको हम इसको पिला सकते हैं मुँह के माध्यम से। इसको पिलाने का क्या होता है कि जब हमारा गाय है या भैंस है ब्याने वाली हो, उसके 12 घंटे पहले एक खुराक दे देनी चाहिए, फिर दूसरी खुराक जब वो ब्याह चुके उसके बाद दे देनी चाहिए। तो इससे जो कैल्शियम की कमी होती है जानवर के अंदर में या हो सकती है उसको पूरा किया जा सकता है और जानवर को दुग्ध ज्वर नामक बीमारी से ग्रसित होने से बचाया जा सकता है। ये तो हमने इसके उपचार के बारे में बताया। रही बात, अब एक समस्या ये भी होता है, किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि इसका बचाव कैसे करें, ऐसे कुछ बचाव किया जा सके ताकि ये बीमारी ही ना हो।
बिल्कुल। तो बचाव के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई, जब आपका जानवर गर्भावस्था में हो, जब जैसे हमने शुरू में बताया कि संक्रमण काल यानी कि 3 सप्ताह पहले, ब्याने से 3 सप्ताह पहले और 3 सप्ताह बाद के समय का समय संक्रमण काल होता है। तो जब एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी में आपका जानवर हो तो उस समय नौसादर एक आता है, नौसादर पंसारियों का मिल जाता है। उस नौसादर को 25-25 ग्राम रोज़ दिन में एक बार, अंतिम के 20-21 दिन आप अगर अपने जानवर को खिलाएंगे तो 90 से 95% चांस है कि आपका जानवर दुग्ध ज्वर से ग्रसित नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक बात जानना और ज़रूरी है, गर्भावस्था के दौरान ये बीमारी हो सकती है या उसके पहले बाद में भी हो सकती है? देखिए, ये बीमारी ऐसा होता है ना कि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी तो तभी होगी जब जानवर बहुत अधिक उत्पादन कर रहा हो, दूध अधिक मात्रा में दे रहा है। अच्छा। जब अधिक मात्रा में दूध निकलेगा, अधिक मात्रा से शरीर से कैल्शियम निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी और ये बीमारी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने दुग्ध ज्वर के बारे में बताया, उसके लक्षण के बारे में बताया और उसके उपचार के बारे में बताया। अब एक और बीमारी का नाम आपने बताया था, कीटोसिस। तो ये कीटोसिस क्या है और ये कौन कौन से, किन किन जानवरों को प्रभावित करता है? देखिए, कीटोसिस भी उत्पादन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया कि दुग्ध ज्वर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जो कीटोसिस बीमारी होती है, इसमें गाय या भैंस के शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी होने के साथ साथ उसमें कीटोन बॉडीज अधिक मात्रा में बन जाते हैं, तब ये बीमारी के लक्षण आ जाते हैं और ये बीमारी जानवरों में हो जाती है। कीटोसिस नाम का जो बीमारी है, ये रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं और इनका उपचार हमारे किसान भाई कैसे करें? देखिए, जहाँ तक कीटोसिस की बात है तो ये मैं एक चीज़ और बताना यहाँ पर चाहूँगा कि ये बीमारी भी गाय और भैंसों में अधिक पाई जाती है। उसमें भी क्या है, जो गाय संकर नस्ल की गाय हैं उसमें अधिक मात्रा में ये भी बीमारी पाई जाती है। संकर नस्ल की गाय जैसे एचएफ हुई, एचएफ में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब रही बात, आपने पूछा कि इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, तो कीटोसिस से जो ग्रसित जानवर होगा उसका प्रमुख लक्षण ये होगा कि उसका धीरे धीरे भार कम होता जाएगा, जानवर धीरे धीरे सूखता जाएगा। कहने का तात्पर्य आपका ये हुआ कि उसका वजन कम हो जाएगा? जी, वजन कम हो जाएगा, उसकी शरीर सूखती जाएगी। तीसरा लक्षण ये होगा कि वो अपने शरीर को बार बार चाटेगा और अखाद्य पदार्थ जिनको खाना नहीं है, जैसे जहाँ पर बांधा हुआ जगह की जमीन है, खूंटा है, इनको अधिक मात्रा में चाटता रहेगा। अच्छा। तीसरी बात, उसका दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। चौथी बात ये होती है कि उसके दूध में, पेशाब में या जो श्वास लेता है उसमें हल्की हल्की जो फलों की हल्की सी एक दुर्गंध टाइप आएगी, जो फल की महक होती है उस तरह की हल्की हल्की महक आने लगेगी। तीसरी बात, वो दाना कम खाएगा जबकि घास भूसे ज़्यादा खाएगा। ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो जानवर कीटोसिस से ग्रसित होते हैं, उनमें ये प्रमुख लक्षण दिखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह तरह की जो बीमारियां पशुओं में हो रही है, अब इन सब बीमारियों को एक पशुपालक जो होता है या किसान होता है उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि आपने बताया कि जो अच्छी खासी दूध देने वाली गाय, यदि उनको इसका रोग हो जाए, ऐसा रोग हो जाए तो उसका दूध उत्पादन बिल्कुल घट जाता है और घटने के साथ साथ उसका जो वजन बोलते हैं शरीर का, वो कम हो जाता है। और लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी आपने कहा कि वो मिट्टी चाटती है, खूंटा चाटती है, तब ऐसी हालत में वो आहार व्यवस्था उसका कैसे किया जाए जिससे कि वो भरपेट खाना खा सके? देखिए, इसकी अवस्था में आहार व्यवस्था के लिए हम ये कहना चाहेंगे, अगर इस जैसे कीटोसिस नामक एक अवस्था से अगर जानवर ग्रसित है तो सबसे पहले क्या हमें करना पड़ेगा, उसका उपचार करना पड़ेगा। जब उपचार हो जाएगा और उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की पूर्ति हो जाएगी ना, तब वो जानवर अपने आप खाना खाने लगेगा। दूसरी बात क्या होती है कि चूँकि ये एक ऋणात्मक ऊर्जा हो जाती है शरीर में, जब ऋणात्मक ऊर्जा हो जाती है तभी उत्पादन से संबंधित बीमारियाँ आती हैं। तो इस ऋणात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि गाय को दाने खिलाने हैं, दाना खिलाना है, चोकर चूनी समय पर खिलाना है। होता क्या है कि जब गर्भावस्था में होता है जानवर तो उसको जो भोजन की आवश्यकता होती है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि उसे अपने शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, साथ ही उसके अंदर जो पल रहा बच्चा उसके भी पोषक के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है कि किसान भाई इस बात को ध्यान नहीं देते और वो ये सोचते हैं कि जैसे हम पहले एक उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे किसान भाई सोचते हैं कि हमने अपने भैंस को 1 किलो या 1.5 किलो दाना दे रहे थे शुरू से, उतना ही दे रहे हैं। अब जबकि वो गर्भावस्था के एडवांस स्टेज में पहुँच गई है, उसके स्वयं के शरीर के साथ साथ उसके अंदर
अंदर एक बच्चा भी पल रहा है, उसके भी पोषण की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा बढ़ गई है, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ गई है। उसके लिए अब 1 किलो की जगह उसको 2-2.5 किलो दाने की आवश्यकता है, जबकि किसान भाई उसको 1 किलो केवल आटा या दाना राशन दे रहे हैं। तो इस अवस्था में उसके अंदर ऋणात्मक ऊर्जा की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान उसको भरपूर मात्रा में भोजन और मिनरल विटामिन देते रहना है, ताकि उसके शरीर के अंदर ऋणात्मक ऊर्जा ना आने पाए, धनात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसलिए रोग नहीं हो पाएगा। यदि ऐसी स्थिति में पशु खाना नहीं खाए, दाना पानी नहीं करे, तो कृत्रिम रूप से किस प्रकार से उसको खाना खिलाया जा सकता है, उसका पेट भरा जा सकता है? देखिए, अगर पशु इस अवस्था में खाना नहीं खा रहा तो उसके लिए भी 2-3 चीज़ देखना पड़ता है। उसके लिए किसान भाइयों से ये पूछना पड़ेगा कि उन्होंने समय से अपने पशुओं की वो कृमिनाशक औषधियाँ दी हैं कि नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि कृमिनाशक औषधि जब पेट में अधिक कृमि हो जाता है तो जानवर अरुचि कर देता, खाना नहीं खाता, या तो खाना खाता है तो जो उसका पोषक तत्व होता है वो सब कृमि चूस लेते हैं, उसके शरीर को नहीं मिल पाता। तो ऐसी अवस्था में हम किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि वो कृमिनाशक औषधियों का प्रयोग करें, ताकि उनके पेट का कृमि हट जाए। अगर उनके पेट के कृमि हट जाएगा तो जानवर ऑटोमेटिक उसे भूख लगेगी और वो खाना खाएगा। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए आप, इस तरह की जो भयंकर कह सकते हैं, जटिल बीमारियां कह सकते हैं, आखिर ये गर्मी के मौसम में ही क्यों होती है? देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। गर्मी के मौसम में जो ये अधिक बीमारियों के आपने देखा होगा होने की चांस बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है, अगर हम गर्मी को देखा जाए तो मोटा मोटा हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सूखी गर्मी का समय और एक गीली गर्मी का समय, जिस समय उमस हो जाती है। इस दौरान क्या होता है कि हम देते हैं मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़ों का संख्या अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर 80 से 90% जो बीमारियाँ हैं उनके संवाहक का कार्य यही कीट मकोड़े करते हैं। तो चूंकि इधर आप ट्रांसपोर्टर है, संवाहक का काम करेंगे। इधर मक्खी है, मच्छर है और किल्ली है, ये सब बढ़ गए तो उधर चूंकि ट्रांसपोर्टर बढ़ गए तो होने वाली बीमारियाँ भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। एक दूसरे के पास सारी बीमारियाँ फैलती हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, लहूमूत्र क्या होता है और ये किन किन पशुओं को प्रभावित करता है? देखिए, ये भी उत्पादन से संबंधित एक उत्पादन काल से संबंधित एक अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो गाय है या भैंस है उसके अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है। फास्फोरस नामक तत्व होता है, उसकी कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पशु है उसके शरीर के अंदर की जो आरबीसी है, रक्त कोशिकाएं हैं, वो टूटने लगती हैं और उसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है। रही बात ये किन किन जानवरों में होता है, तो ये गाय और भैंसों में दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रमुखता से ये भैंसों में ज़्यादा पाया जाता है। जी, मतलब कहा जा सकता है कि गाय और भैंस में सामान्य रूप से ये तो बिल्कुल कॉमन है कि ये रोग उसमें पाया ही जाएगा जी। और इसके लिए हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा जी। अभी लहूमूत्र रोग के बारे में डॉक्टर साहब आप बता रहे थे जी। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लहूमूत्र का लक्षण क्या है और इसका उपचार हमारे किसान भाई पशुपालक कैसे करेंगे? जी, देखिए, लहूमूत्र के जो जैसे कि मैंने बताया कि फास्फोरस नामक तत्व होता है, उसकी कमी से ये बीमारी हो जाती है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, इसमें प्रमुख लक्षण ये हो जाएगा कि पशु का उत्पादन घट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि पशु के अंदर जो हमने बताया कि आरबीसी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो टूटने लगती हैं। उनके अधिक मात्रा से टूटने की वजह से जो एक स्पष्ट इसमें लक्षण आता है, उनका जो पेशाब आएगा वो कोका कोला या कॉफ़ी कलर का, डार्क कलर का हो जाएगा। ये एक बहुत प्रमुख लक्षण होता है जो इस रोग से ग्रसित जानवर होते हैं उनमें ये लगभग पाया ही जाता है। दूसरी बात तो ये है कि इसके साथ ही उसका दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात उसके अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा और जॉन्डिस जैसे लक्षण जानवर में परिलक्षित होने लगेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जितनी भी तरह की गंभीर बीमारियां हैं वो गर्मी के मौसम में होती हैं और गर्मी के मौसम में एक और बीमारी होती है थनैला। जी जी। तो आप ये बताइए कि ये थनैला बीमारी क्या है और ये किन किन कारणों से होता है? देखिए, थनैला एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है क्योंकि जितने भी पशुपालक पशु क्षेत्र, मतलब हमारा कहने का मतलब है जैसे गाय भैंस जो भी पाल रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो इस समस्या से रूबरू होते ही हैं। थनैला नामक जो अवस्था होती है उसमें होता क्या है कि थन और उसके जो टीथ जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में थन को, या फिर
अडर और टीट जिसे थन बोले, तो उसमें कमी आ जाती है। उसमें कमी ये आ जाती है कि वो फूल जाते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं, या तो उनमें कभी कभी नेक्रोसिस या सड़न हो जाती है। एक ये होता है। दूसरा इसमें थनैला में होता है, थन में तो परिवर्तन होता ही होता है, साथ ही उसके दूध में परिवर्तन हो जाता है। जो दूध आता है वो दही की जैसे थक्के जैसे जमे होते हैं, उसमें दही की तरह थक्के जमा हो जाएगा। या दूसरी बात ये होगी कि दूध भी निकलना भी बंद हो जाता है, किसी किसी थन से दूध निकलना भी बंद हो जाएगा, या किसी थन में आएगा उसमें लाल लाल खून मिला हुआ दूध आएगा। बिल्कुल तो ये समस्याएं दूध में चेंज हो जाती है, थन में परिवर्तन हो जाता है ये। और ऐसी हालत में तो वो पूरा का पूरा धीरे धीरे देखते देखते चारों उसके जो बांट हैं पूरे थन पे इसका असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, चारों थन इसके प्रभावित हो जाते हैं, और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं कराया गया तो कुछ समय पश्चात एकदम ये पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं और फिर वो जानवर बेकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, यदि जिन गाय में या भैंस में थनैला रोग हो जाए तो इसका फिर जो लक्षण है या फिर उपचार कैसे करें किसान भाई हमारे? देखिए, ये जैसे हमने बताया कि जो थनैला है, इसका जो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, इसका होने का क्या, इसके लिए विभिन्न प्रकार के देखिए बैक्टीरिया जैसे विषाणु है, जीवाणु है, विषाणु है और कवक है, ये उत्तरदायी होते हैं ये थनैला रोग होने के। इसके अलावा दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ पर आप जो गौशाला है जहाँ पर हमने अपने जानवर को बांध रखा है, वहाँ की अगर उचित ढंग से साफ सफाई नहीं हुई है तो भी ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। या थनों में चोट लग गई है तो इन कारणों की वजह से ये रोग होता है। अब जहाँ तक आपने लक्षण के बारे में पूछा, तो लक्षण के बारे में मैं यही बताऊंगा कि इसमें जो लक्षण आता है, या तो थन में परिवर्तन आ जाएगा। थन में परिवर्तन ये आ जाएगा, थन सूज जाएंगे, एकदम लाल हो जाएंगे, उनमें दर्द होगा या उनमें सड़न गलन हो जाएगी। या यदि थन में परिवर्तन नहीं आता तो दूध में परिवर्तन दिखेगा। दूध में परिवर्तन ये होगा जैसे रक्त मिश्रित दूध आएगा, या तो जो दूध आएगा उसमें दही जैसे छोटे छोटे कण या थक्के प्रतीत होंगे। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जिनके आधार पर हम किसान भाई ये जान सकते हैं कि उनका जानवर थनैला से ग्रसित हो चुका है। थनैला से ग्रसित हो चुका है और फिर वो दूध भी बेकार हो जाएगा, उसका दूध इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं जी। और इस तरह से कहा जा सकता है कि यदि समय पर उसका नियंत्रण नहीं किया गया, देखभाल नहीं किया गया, उपचार नहीं किया गया, तो पूरी की पूरी गाय का जो दूध खत्म हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि इसका उपचार कैसे करें? हाँ और जी, बचाव क्या है इसका? उपचार आपने बहुत अच्छा पूछा प्रश्न। इसका उपचार के लिए हम यही कहेंगे किसान भाइयों को, जैसे किसान भाइयों को तत्काल पता चले, बिना किसी एक दिन का भी विलंब किए तत्काल पशु चिकित्सक से इसके संपर्क करें। अगर आप समय पर जाकर पशु चिकित्सक से इस संबंध में संपर्क करेंगे तो आपका जानवर स्वस्थ हो जाएगा। होता क्या है कि इसके उपचार के लिए कुछ औषधियाँ आती हैं, एंटीबायोटिक्स आती हैं जो इसके थन में डाली जाती हैं और इसके मांस में लगाई जाती हैं। होता क्या है, ये इन एंटीबायोटिक अगर समय से आपने इस्तेमाल कर लिया तो ये बहुत अच्छा परिणाम देती हैं और आपका जानवर स्वस्थ हो जाएगा। अगर समय से नहीं किया, जैसे 3-4 दिन का विलंब कर दिया, तो होता क्या है, फाइब्रोसिस हो जाती है, फिर आपके थन एकदम कठोर हो जाते हैं, फिर उसका इलाज करना थोड़ा संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्सर जब गाय ऐसी स्थिति में होती है और देखा भी जाता है कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि उस समय उसको ठीक करना संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब गाय गर्भावस्था की स्थिति में है तो जीव विरक्ता नाम का जो रोग हो जाता है, इसके बारे में बताइए। जी, ये गर्भावस्था की जीव विषाक्तता, जिसे हम इंग्लिश में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया बोलते हैं, ये खास तौर से बकरियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा। ये भेड़ और बकरियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूँकि झारखंड में बकरियां पालन बहुत है, इसलिए हम बताना चाहेंगे कि ये बकरियों में पाया जाता है। और ये एक्चुअली जो बीमारी होती है, ये बीमारी भी शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होने की वजह से और कीटोन बॉडीज़ का सांद्रता या जिसे कंसंट्रेशन बोलते हैं वो अधिक जब हो जाता, तब ये बीमारी बकरियों में अधिक पाई जाती है। अब जीव विषाक्तता रोग के बारे में जो आपने बताया, ये रोग कैसे होते हैं और किन किन जानवरों में होते हैं? ये रोग हमने जैसे बताया कि ये ऊर्जा की कमी और कीटोन बॉडीज बढ़ जाने की वजह से होता है। और जहाँ तक जानवरों के बारे में बात आपने की, तो ये उस भेड़ और बकरियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, कम से कम गाय भैंस इससे बची हुई है। गाय भैंस में कीटोसिस हो जाती है। अच्छा। तो अब ये बताइए कि इसका उपचार कैसे किया जाए? इसके उपचार के लिए भी चूँकि ये इसमें बताया ना ऊर्जा की कमी हो जाती है, इसलिए इसके उपचार के लिए हमें 20% डेक्सट्रोज का एक सोल्यूशन आता है, उसको इसके शरीर में, भेड़ बकरियों के शरीर में चढ़ाया जाता है। साथ ही कुछ औषधियाँ होती जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड्स जिन्हें बोलते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा खिलाने के लिए हम ग्लिसरीन
या ग्लिसरीन 110 से लेके 220 ग्राम इनको रोज़ खिलाएंगे। उससे उनके अंदर जो ऊर्जा की कमी है वो पूरी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, डाउनर गाय सिंड्रोम क्या होता है? जी, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। डाउनर काउ सिंड्रोम वो अवस्था होती है जैसे जो गाय या भैंस मान लीजिए दुग्ध ज्वर से ग्रसित है और किसान भाइयों ने उसका सही से समुचित देखभाल नहीं किया, तो 2-3 दिन बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे डाउनर काउ सिंड्रोम की तरफ गाय चली जाती है। इस अवस्था में जब गाय पहुंच जाती है तो गाय आपको एकदम स्वस्थ प्रतीत होगी। उसका तापक्रम, उसके शरीर का तापक्रम यानी टेम्परेचर है, श्वसन दर है, ये सब आपको सामान्य दिखेगा। वो खाना पीना भी सामान्य रूप से खाएगी, परंतु वो उठ नहीं पाएगी। वो शरीर ज़मीन में पड़ी रहेगी और उसी में रेंगती रहेगी। मतलब इतनी कमज़ोर हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसका उपचार कैसे किया जाए? इसका उपचार के लिए हम ये बताना चाहेंगे, इसमें क्या होता है कि जानवर उठ नहीं पाता है। इसके उपचार के लिए, उपचार की अपेक्षा इसके बचाव का हम आपको बताएं। इसमें चूंकि जानवर ज़मीन में एकदम लेटा रहता है, उठ नहीं पाता, तो बार बार ज़मीन में खिसकता रहता है। इसकी वजह से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। इनसे बचाव के लिए जानवर को बार बार एक तरफ से पलटना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से पलटना चाहिए। एक तो ये बचाव का वो है। दूसरा, उसको एक बिछौना जो वो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, उपलब्ध कराएंगे, वो मुलायम टाइप का बिछौना होगा। यानी कि जैसे जानवर जो पड़ा है ज़मीन में, एकदम उसको फर्श में मत लेटे रहने दीजिए, कच्चे ईंटे में, या उसमें पुआल बिछा दीजिए या कुछ और गद्दे बढ़िया बात बताया जी। गद्दे रख दीजिए। सबसे बढ़िया पुआल है ताकि उसको कुछ सॉफ्ट महसूस हो और उसी में लेटा रहे। दूसरी बात है, इसके औषधि की जहाँ तक बात है तो इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है। इनके इंजेक्शंस आते हैं, वो लगवाया जाएगा। तब इन औषधियों का प्रयोग के माध्यम से उसका रोग को दूर किया जा सकता है। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो जाया करती हैं, जिससे कि उनके दूध उत्पादन पर, उनके शरीर पर कितना उसका बुरा असर पड़ता है। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर आलोक सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ विस्तारपूर्वक दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद।